नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। स्वागत है आपका देवभूमि के इस बुलेटिन में। और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें नैनीताल से, जहां पर आपको बता दें निकाय चुनाव से जुड़ी आ रही बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। नैनीताल हाईकोर्ट में चुनाव को लेकर सुनवाई हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई है। तो सरकार की ओर से चुनाव नहीं कराने पर याचिका जो है दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिए हैं, निकाय चुनाव पर स्थिति स्पष्ट करे सरकार। यह आदेश कोर्ट की तरफ से दिए। 11 जून को होगी मामले में अगली सुनवाई। अब ये बड़ी खबर निकाय चुनाव से आ रही, ये जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नैनीताल हाईकोर्ट में चुनाव को लेकर सुनवाई हुई है। बता दें आपको बड़ी खबर, चुनाव को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की गई है। तो सरकार की ओर से चुनाव नहीं कराने पर याचिका जो है वो दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने सरकार को अब आदेश दिए हैं कि निकाय चुनाव पर स्थिति स्पष्ट करे सरकार। बड़ी खबर, 11 जून को होगी मामले में अगली सुनवाई। तो निकाय चुनाव से जुड़ी आ रही है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नैनीताल हाईकोर्ट में चुनाव को लेकर सुनवाई हुई है। ये बड़ी खबर, चुनाव को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई है। तो सरकार की ओर से चुनाव नहीं कराने पर याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिए हैं, निकाय चुनाव पर स्थिति स्पष्ट करे सरकार। संजय प्रसाद संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी आ रही है कि नैनीताल हाईकोर्ट में आज इसको लेकर सुनवाई हुई है, जो सरकार की तरफ से याचिका दायर की गई थी। जी अंजलि, निकाय चुनाव को लेके जो हाईकोर्ट नैनीताल में एक याचिका दायर की गई थी जफपुर की निवासी मोहम्मद अनीस की तरफ से। निकायों का कार्यकाल जो था वो दिसंबर माह में खत्म हो चुका था, दिसंबर 2023 में। उसके बाद से लगातार 6 महीने के लिए प्रशासक बैठाए गए थे और प्रशासकों के बैठाने 6 महीने का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी फिर राज्यपाल महोदय की तरफ से 3 महीने के लिए प्रशासकों का एक्सटेंशन दे दिया गया था। तो इसी के चलते नैनीताल हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी उस पर सुनवाई की गई कल। तो उसमें हाईकोर्ट नैनीताल ने सरकार से जवाब मांगा है कि अभी तक आपने निकाय चुनाव की अधिसूचना क्यों जारी नहीं की या निकाय चुनाव क्यों नहीं कराए गए। तो इसके जवाब देने के लिए हाईकोर्ट नैनीताल ने 11 जून तक का समय सरकार को दिया है और 11 जून को सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी कि कब तक निकाय चुनाव करवाएंगे या फिर कौन सी स्थिति ऐसी होगी जिसमें निकाय चुनाव टाले जा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय प्रसाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब 11 जून को मामले में अगली सुनवाई जो है वो होने जा रही है। निकाय चुनाव से जुड़ी आ रही है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर आपको बता दें कि सैन्य कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सैन्य धाम का स्थलीय निरीक्षण किया और इस दौरान धाम के निर्माण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। वहीं मंत्री ने कहा कि सैन्य धाम जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद अब प्रधानमंत्री के हाथों सैन्य धाम का लोकार्पण कर जनता के लिए इसे खोल दिया जाएगा। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना और बसु सिंह धामी सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसको पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। और मैंने आकर देखा कि काम की क्वालिटी बहुत अच्छी है और जो हमारा अमर जवान ज्योति जो स्तंभ बना है वो पूरे हिंदुस्तान में मैं कहूँ सबसे सर्वोत्तम है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि हमने अपने लोगों से कहा था कि आप पूरे देश का भ्रमण करके जो बेस्ट है उसे करें, और मुझे देखकर अच्छा लग रहा है कि सबसे बेस्ट यहाँ पर किया गया। इसी प्रकार कहीं भी देश के अंदर झंडे की हाइट 100 फीट है, यहाँ पर 120 फीट पर हमने तिरंगा लगाया है और लगभग कार्य फिनिशिंग पे है। और जैसा कि मुझे मेरे अधिकारियों ने और कार्य संस्था के लोगों ने बताया कि 2.5 माह के अंदर ये काम पूरा हो जाएगा और उसके बाद कि यहाँ की वीर माताओं को, वीर नारियों को, उन शहीद के परिजनों को और यहाँ की जनता को इसको माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा समर्पित कराया जाएगा।
उधर आपको बता दें कि प्रदेश में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण दिया जाएगा। खेल मंत्री रेखा आर्या ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के सभी खिलाड़ियों के लिए ये बेहद खुशी की बात है। साथ ही कहा कि 4% आरक्षण के तहत ऐसे खिलाड़ी सम्मिलित किए जाएंगे जिन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक मिले हुए हैं। काफी वर्षों से, संभवतः शायद 2014 से यह लगातार दिक्कत आ रही थी कि हमारे जो स्पोर्ट्स के हमारे बच्चे हैं, वे बच्चे अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के दृष्टिकोण से आखिरकार किस प्रकार से अपनी स्पोर्ट्स खेलते हुए प्रदेश का नाम रोशन करते हुए, देश का नाम रोशन करते हुए आखिरकार एक एज के बाद में अथवा खेलने के दौरान में वो अपने भविष्य को कहाँ पर पाएंगे। तो उसका समाधान लगातार सरकार विचार कर रही थी और मुझे ये कहते हुए बेहद प्रसन्नता होती है कि खेल मंत्री रहते हुए और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की जो कि युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, उनकी प्रेरणा से 4% का हमारे युवा खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स रिजर्वेशन बिल विधानसभा सत्र में आया और विधानसभा सत्र में बहुमत के साथ पारित हुआ और पारित होने के बाद में आज वह एक्ट के रूप में परिवर्तित हो चुका है। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में बड़ी सौगात युवा खिलाड़ियों के लिए है, जिससे कि भविष्य में जब जब अध्याचन जाएंगे उन अध्याचनों में, उन पोस्ट में उनको 4% का आरक्षण, चाहे वो नेशनल खेलते हों, इंटरनेशनल खेलते हों, वे या स्टेट खेलते हों, तो वे इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे और अपनी नौकरी को सुरक्षित करते हुए वे बच्चे और मनोबल के साथ में स्टेट का भी और स्टेट के बच्चों का भी जो है वो प्रशिक्षण करने में सक्षम हो पाएंगे। उधर चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का तांता लगातार जारी है और आपको ये भी बता दें कि चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग की ओर से यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। वहीं इस पर जानकारी देते हुए आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। कल शाम तक की जो हमारे पास रिपोर्ट आई है उसमें 27,000 से अधिक गाड़ियों के जो कमर्शियल व्हीकल हैं, टैक्सी हैं, मैक्सी हैं, बड़ी बसें हैं, मिनी बसें हैं, टेम्पो ट्रेवलर हैं, इनके ग्रीन कार्ड बन चुके हैं और 34,000 गाड़ियों के चिप कार्ड बन चुके हैं अभी वर्तमान तक। और इस बार काफी संख्या में लोग यात्रा में आ रहे हैं और अब यात्रा स्मूथ हो गई है, लोग आराम से यात्रा कर रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर भारतीय सेना के आर्टिलरी रेजिमेंट और आर्मी एडवेंचर विंग ने देश की सभी, आपको बता दें कि राफ्टेबल नदियों पर व्हाइट वाटर राफ्टिंग अभियानों की एक श्रृंखला की शुरुआत की है। यह अभियान आर्टिलरी रेजिमेंट की दशाब्दी की तैयारी के रूप में आयोजित किया गया और इस अभियान के दौरान सैन्य कर्मियों ने तेज बहाव वाली मंदाकिनी, अलकनंदा, भागीरथी और गंगा नदियों के चुनौतीपूर्ण बहाव को पार करते हुए विभिन्न पड़ावों को पार किया। बहुत अच्छा फील हो रहा है। समथिंग आई कैन नॉट एक्सप्रेस प्रॉपर्ली इन वर्ड्स। इट्स बीन 2 years since I've been dreaming this and then तो आपने देखा एक ये अभियान जो है इसकी शुरुआत की गई तेज बहाव वाली नदियों पर। यह एडवेंचर जो है वो यहाँ पर किया गया। व्हाइट वाटर राफ्टिंग अभियान की शुरुआत भारतीय सेना के जवान इसमें शामिल हुए और तेज बहाव वाली नदियों पर ये एडवेंचर टास्क जो है वो किए गए। तो देहरादून में इसका आयोजन किया गया। भारतीय सेना के जवान इसमें शामिल हुए। बढ़ेंगे आगे। उधर विश्व खाद्य दिवस के मौके पर खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से खाद्य सुरक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खाद्य कारोबारी के साथ साथ खाद्य विशेषज्ञ मौजूद रहे। वहीं बतौर मुख्य अतिथि अपर आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ताजबफर सिंह जग्गी ने शिरकत की और इस दौरान सभी अधिकारियों ने खाद्य पदार्थों को लेकर जानकारी दी। ये हमने इसको एक बृहद स्तर पर करने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे योगा डे मनाते हैं, हम उसी तरह से फूड सेफ्टी डे को मनाएंगे आगे भी भविष्य में भी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि अभी डॉक्टर हमारे कह रहे थे फूड पेंडेमिक आने वाला है।
अगर हम अभी इसे अवेयरनेस नहीं हुए तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सभी लोग इसका प्रचार प्रसार करें और अच्छे से इसको कार्यक्रम को करें और हम लगातार एक कार्रवाई करते रहेंगे। उधर आपको बता दें कि देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकेडमी आईएमए से पास आउट होकर 355 युवा भारतीय सेना में अफसर बन गए। इस दौरान विदेशी मित्र राष्ट्रों के 39 कैडेट्स भी पास आउट होकर अपने देश की सेना में अफसर बनेंगे। पासिंग आउट परेड में युवा अफसरों का हौसला देखते ही बन रहा था। आईएमए से पास आउट होने वाले कुल 394 कैडेट्स में 39 विदेशी कैडेट्स थे, वहीं 355 भारतीय कैडेट सेना की अलग अलग कोर से जुड़कर देश के हर कोने में सेवा देने के लिए जाएंगे। बहुत अच्छा फील हो रहा है. समथिंग आई कैन नॉट एक्सप्रेस प्रॉपर्ली इन वर्ड्स. इट्स बीन 2 years since I've been dreaming this and then working for it. It's been a dream come true for that. 2018 में जो सोचा था कॉलेज में थे, उसके बाद 4 साल रुक के आफ्टर गिविंग CDS, उसके बाद डायरेक्ट एंट्री मैं करके मेहनत करके यहाँ पे आया. इट्स बीन अ ड्रीम कम ट्रू. Actually, I have joined Indian Army in the year 2018 by putting 2 years of service, and after that I did 4 years of training in the Indian Military Academy. Definitely it is a very great exposure for me to join the Indian Military Academy, and subsequently I will join Army. ये मेरे लिए पूरी लाइफ का ये पहला पल है, शायद मेरे लिए गर्व का पल है. पूरी लाइफ में मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा जो आज जितनी खुशी हो रही है मुझे. शायद मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं है आज बोलने के लिए इतने. लेकिन आपने बेटे को सेना में भेजेंगे? ये मैंने बचपन से ही ऐसा सोचा था. 1-2 बार इसने ट्राई पहले भी की थी, लेकिन इसका भी सपना था, लेकिन मेरा भी यही सपना था कि मतलब ये जाए. मैं यही चाहता हूँ कि देश की रक्षा करना सबसे पहले है. अगर देश हमारा सुरक्षित है तो हमारा घर भी सुरक्षित है. थैंक यू वेरी मच. बढ़ेंगे आगे. उधर मसूरी में जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के अधीन बता दें आपको ट्राइफेड के जरिए आदिवासी उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री का आयोजन किया जा रहा है. इस प्रदर्शनी में उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड राज्य से आए लगभग 25 से अधिक जनजातीय उद्यमी अपने उत्पादों का सामान उचित दर पर इस प्रदर्शनी में बिक्री करेंगे. बहुत अच्छा एक हमारे लिए मसूरी में जितने भी पर्यटक आ रहे हैं, हमारे मसूरी के जो निवासी हैं, उनके लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है. भारत के कोने कोने से जो हैं हमारे ट्राइब्स इंडिया के जो हमारे डीलर्स हैं, सप्लायर्स हैं, वो लोग यहाँ पर आए हैं अपनी अपनी प्रोडक्ट्स को लेकर. मैंने खुद यहाँ पर विज़िट किया. मणिपुर से हमारे भाई बंधु यहाँ पर आए हैं, उत्तराखंड से हमारे चक्राता से, चमोली से, कालसी से, अलग अलग जगहों से हमारे उत्तराखंड से भी यहाँ पर अपने पदार्थों के साथ, प्रोडक्ट्स के साथ में हस्तशिल्प के प्रोडक्ट्स हैं उनको लेकर यहाँ पर लोग आए हैं. राजस्थान से लोग यहाँ पर आए हैं, हिमाचल से लोग यहाँ पर आए हैं, उत्तर प्रदेश से लोग यहाँ पर हैं. बहुत अच्छा अनुभव है और मैं सभी से आग्रह करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ. और ट्राइब्स इंडिया के जो हमारा इवेंट है 16 जून तक ये चलेगा. यहाँ पर आकर जो है आप लोग बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स इनके पास में हैं. तो एक तरफ जहां पर उत्तराखंड सरकार अधिकारियों को अनुशासन में रहने के सख्त आदेश दे चुकी है, वहीं रुड़की खंड विकास कार्यालय की हालत बेहद खराब है, जहां किसी तरह का कोई अनुशासन नजर नहीं आता. आलम यह है कि इस कार्यालय में जहां ग्रामीण निर्माण विभाग के जेई के पास बैठने के लिए कार्यालय में कोई कक्ष तक नहीं है, वहीं दर्जनों आवारा कुत्ते ब्लॉक कार्यालय में आराम फरमाते रहते हैं, जिन्हें रोकने की जहमत अधिकारी तो दूर कार्यालय का कोई चपरासी तक भी नहीं करता. हम कुछ नहीं कह सकते हैं, वो स्वतंत्र है, वो कहीं पर भी रहते हैं. यहाँ से हम लोग जो है उसको थोड़ा सा दूर हटाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन आ जाते हैं. तो जानवर है, उनका भी अधिकार है कहीं पर भी रहें. रही बात RES के जो है रूम की बात, उनको रूम उपलब्ध कराया गया है, लेकिन मेरे पास कोई ऐसी शिकायतें नहीं आई कि मेरे पास उपलब्ध नहीं है. तो अगर इस तरह की बातें मेरे संज्ञान में आता तो मैं थोड़ा सा देखती कि क्या स्थिति है, तो उसमें उपलब्ध कराया जा सकता है. ऐसा इतना बड़ा ऑफिस है, कहीं पर भी जो है बैठ सकते हैं, लेकिन इनका कोई ऐसा संज्ञान में नहीं आया कि उनके पास जो है.
उधर आपको बता दें कि पहाड़ों की रानी मसूरी में सीवरेज लाइनों के चौक होने की समस्या आम हो चुकी है, जिससे लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी के मुख्य बाजार ग्रीन चौक पर सीवरेज टैंक लीक होने से क्षेत्र में गंदगी और बदबू से लोग काफी परेशान हैं। वहीं माल रोड में घूम रहे पर्यटकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिछाया और गीला जरा सा भी सीवर बहता है। भाई साहब इतने लोग गिर रहे हैं, हड्डियाँ टूट रही लोगों की। भाई साहब आप खुद देख सकते हैं। अच्छा जी, हमारे पड़ोसी से पूछ सकते, दुकानदार से पूछ सकते हैं। भाई साहब बहुत स्लिप हो रहा है ये पत्थर, और सीवर का पूरा हाल है। ना कोई जल वाला पानी बहाने आ रहा है, ना कुछ आ रहा है। इतनी स्मेल है कि निकलना मुश्किल है। लोकल तो उससे ज्यादा दुकानदार तो होते परेशान है। ये देखो आप इधर देख सकते हैं, लोग मुँह पे हाथ रख के निकल रहे हैं। दुकानदार बैठा है, बदबू, बस बुरा हाल है। हाथ से सीवर कंटिन्यूस बह रहा है। जलस्थान के अधिकारियों को भी यह बता दिया गया था कि भाई सीवर की स्थिति बहुत खराब है, दयनीय है, इसे ठीक कराओ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। पिछले 4 दिनों में कम से कम 6 लोग छोटी भयंकर तरीके से स्कूटी मोटरसाइकिल गिरी है, 4 व्हील भी यहाँ पे फिसले हैं। और 2 लोगों की तो मैं आपको कन्फर्म बता सकता हूँ जिनके हाथ की हड्डी टूटी है। लंडौर के बच्चे हैं, तो वो जाते समय सीवर के पानी में फिसले और उनकी हड्डियाँ टूट गई है। और बड़े दुख की बात है कि टूरिस्ट स्पॉट है, मेन चौराहे का मामला है, उसके बाद भी सीवर बह रहा है। अभी अधिकारियों को बोल दिया गया कि भाई पानी भेज दो, कुछ भेज दो, लेकिन एक घंटा तो हो गया लगभग, अभी तक ना तो कोई पानी आया, ना कोई अधिकारी, ना कोई कर्मचारी यहाँ पहुंचे। तो मुख्य चौक की हालत आप देखिए, यहाँ पर किस तरीके से जो सीवर लाइन है वो चौक हो चुकी है, लेकिन शासन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और इसकी वजह से भी सड़क पर देखिए आप किस तरीके से गंदगी और बदबू जो है वो यहाँ पर अक्सर बनी रहती है। आने जाने वाले लोगों के लिए काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। और रुक करेंगे, इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। हल्द्वानी से आ रही है ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हल्द्वानी से आ रही है, जहां पर खनन माफियाओं के हौसले बुलंद। हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता दें तो बड़ी खबर प्रशासन पर लगे मिली भगत के आरोप। बड़ी खबर जेसीबी और लोडर मशीन से हो रहा अवैध खनन का काम। बड़ी जानकारी हरिद्वार से, खनन माफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद है। जोरों पर अवैध खनन का जो काम है वो चल रहा है। प्रशासन पर मिली भगत के आरोप लगे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जेसीबी और लोडर मशीन से अवैध खनन का जो काम है वो किया जा रहा है। हरिद्वार से बड़ी खबर, खनन माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। तो प्रशासन पर मिली भगत के आरोप लगे हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, जेसीबी और लोडर मशीन से अवैध खनन का जो काम है वो हो रहा है। हरिद्वार से बड़ी खबर, खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। जोरों पर चल रहा है अवैध खनन का काम। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रशासन पर मिली भगत के आरोप लगे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जेसीबी और लोडर मशीन से अवैध खनन का काम हो रहा है। हरिद्वार से बड़ी खबर, खनन माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। जोरों पर अवैध खनन का जो काम है वो चल रहा है। प्रशासन पर मिली भगत के आरोप लग रहे हैं। जेसीबी और लोडर मशीन से लगातार अवैध खनन का काम किया जा रहा है। हरिद्वार से बड़ी खबर, खनन माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। विकास खरे संवाददाता हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, अवैध खनन के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, शासन प्रशासन किधर है? क्योंकि अब तो खबरें ये भी है सूत्रों के हवाले से कि ये मिली भगत के आरोप लग रहे हैं शासन प्रशासन के, जिनके दम पर ये अवैध खनन का काम जोरों से चल रहा है। बिल्कुल, देखिए अंजलि, अगर मैं बात करूं जिला हरिद्वार की, इस पर जो है लगातार रात्रि में अवैध खनन हो रहा है। और जो लगातार जो जेसीबी है वो भी जो है 2 दर्जन से ज्यादा यहाँ पर जो चलाई जा रही है। ऐसा में जो प्रशासन पूरी तरह से अभी तक कुंभकर्ण की नींद में, चूंकि जो है प्रशासन को शिकायत करता है तो इस पर जो प्रशासन का जो रवैया है वो अलग यहाँ पर देखने को मिलता है। क्योंकि खनन माफियाओं के जहन में इस तरह से जो है जो प्रशासन का डर है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर खत्म होते हुए चला है। और अंजलि, जिस तरह से हमारी टीम, जनता टीवी की टीम रात जो है खनन क्षेत्र में पहुंची थी और जिस तरह वहां पर मौके पर देखा गया तो 2 दर्जन से भी ज्यादा जो मशीन है, जेसीबी और जो लोडर है, उनसे वहां पर अवैध खनन डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉली से वहां पर किया गया है। लगातार हमारे द्वारा प्रशासन उस पर सूचना दी गई थी, लेकिन प्रशासन इस पर जो है तक सहमत नहीं हुआ। तो ऐसे में जो अंजलि कहीं ना कहीं जो खनन माफियाओं के जो हौसले है वो लगातार बुलंद यहाँ पर होते जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा सवाल अंजलि यहाँ पर यह भी है कि आखिरकार किस किस है पर जो अवैध खनन लगातार
हरिद्वार में हो रहा है, कौन इसका पूरी तरह से यहाँ पर सरगना है, क्योंकि प्रशासन कुछ भी कार्रवाई करने को यहाँ पर तैयार नहीं है। डीएम हरिद्वार को भी रात कॉल की गई, लेकिन डीएम हरिद्वार के द्वारा भी फोन यहाँ पर जो है किसी भी पत्रकार का नहीं उठाया गया है और न ही एसडीएम के द्वारा फोन उठाने की यहाँ पर इजाजत समझिए। तो ऐसा में जो है अंजलि लगातार जिस तरह से खनन चला, क्योंकि खनन माफियाओं के जिस तरह से हौसले रात में वहाँ पर बुलंद दिया गया है, कहीं न कहीं लगातार जो डंपर, जो ट्रैक्टर और जो ट्रॉली है, जो जेसीबी मशीन है, वहाँ पर लगातार चलाई जा रही है और ऐसे में जो है प्रशासन कुछ भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। अगर मैं जिला खनन अधिकारी की बात करूँ तो जिला खनन अधिकारी हरिद्वार पूरी तरह से कुंभकर्ण की नींद में, हालांकि शासन और प्रशासन की कार्रवाई का अधिकारियों को भी यहाँ पर कोई डर नहीं सता रहा है। अंजलि, और कब से ये सब चल रहा है? अंजलि, अगर मैं बात करूं तो पिछले 2 हफ्ते से जो है अवैध खनन लगातार यहाँ पर चल रहा है। रात के 9 बजे से जो है गंगा जी में जेसीबी मशीन और जो लोडर है यहाँ पर उतर जाते हैं और लगातार चाहे वो डंपर या फिर ट्रैक्टर ट्रॉली हो, पास के जो स्टोन क्रैशर है वहाँ पर अवैध खनन जो सामग्री हो वहाँ पर पहुंचाई जा रही है। कहीं न कहीं जो खनन माफिया है लगातार जो इस में जो रात में जो खनन को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन की टीम वहाँ पर जाने को तैयार नहीं है। हालांकि जो एक बड़ी मिली भगत है वो यहाँ पर साफ तौर पर सामने आ रही है, क्योंकि प्रशासन किसी भी कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं है। अंजलि, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास खरे इस तमाम जानकारी के लिए। तो मिली भगत के आरोप प्रशासन पर लगे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, अवैध खनन लगातार जारी है। जेसीबी और रोडर मशीनों के जरिए ये अवैध खनन जो है वो 2 हफ्ते से किया जा रहा है। जोरों पर अवैध खनन का जो काम है वो धड़ल्ले से यहाँ पर चला रहा है। प्रशासन पर मिली भगत के आरोप लगे। हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेसीबी और लोडर मशीन से अवैध खनन लगातार हो रहा है। हरिद्वार से बड़ी खबर, जहां पर खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, जोरों पर यहाँ पर अवैध खनन का काम जो है वो चल रहा है। प्रशासन पर भी मिली भगत के आरोप लग रहे हैं। चलिए, देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।